पीछे कुछ जगह खाली हुआ है, बैठ जाओ भाई, 4 लोग ना बैठो वहाँ। चलिए भाई, सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? डिस्प्लेसमेंट निकालने सीखा था, एवरेज वेलोसिटी सीखा था। सीखे थे क्या? एवरेज वेलोसिटी के तुरंत बाद नंबर आया था थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का। मैं आपको ये बोला था कि डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, बोला था। डिफरेंशिएशन का क्या क्या फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल कर रहे होंगे हम लोग आगे? तो टी स्क्वायर टी क्यूब टी टू द पावर n, ये तो याद ही कर लो। उसके अलावा भी कई तरह के इक्वेशंस हैं, जैसे साइन टी, कॉस टी, टैन टी, इन सभी का डिफरेंशिएशन। और कुछ बेसिक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन करने के, जैसे कि दो चीजों का एडिशन है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड किया जा सकता है। दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है तो उसका अलग रूल है, वो आप सीखेंगे खुद से। दो चीजों का डिवीजन है तो डिफरेंशिएशन करने का अलग तरीका है। फिलहाल हम लोग डिफरेंशिएशन का सही मतलब समझ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके आगे फिर आया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैं आपको बताया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे 1-2 हम लोग। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमने सीखना शुरू किया एवरेज एक्सेलरेशन, याद है? एवरेज एक्सेलरेशन कितने बच्चों को याद है? हाथ उठाएं जरा। ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन जरा डिफाइन कर दो आप। वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करने से एवरेज एक्सेलरेशन आता है, ट्रू या फॉल्स? पूरी तरह से फॉल्स है, बताएं। एवरेज वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, ट्रू या फॉल्स? पूरी तरह से फॉल्स। ठीक, यूनिट भले सही आ जाएगा लेकिन आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, बैठ जाएं। एवरेज एक्सेलरेशन जब कभी निकाला जाता है, किसी न किसी टाइम इंटरवल में निकाला जाता है। टाइम इंटरवल का मतलब एकदम आसान है समझना। आंखें बंद थी, कुछ समय के लिए आंखों को खोल के पार्टिकल को देखा गया, फिर आंखों को दोबारा से बंद कर लिया गया। जिस दौरान आंखों को खुला रखे बस उसी दौरान पार्टिकल को देखा गया। ऐसे में एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है, जब तक मैं पार्टिकल को देखे तब तक जितना पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया डिवाइडेड बाय जितना टाइम इंटरवल। यह है डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी का। जबकि एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसके अलावा कुछ भी बोला जाए सब गलत है। याद आ गया सबको? अच्छा, उसके तुरंत बाद फिर आप लोगों ने बिना कुछ सीखे ही डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर दिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे समझा जा सकता है? देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने का तरीका मैं आपको बताया था, dx/dt कर दीजिए, सीखे थे? ठीक वैसे ही एक्सेलरेशन अगर इंस्टेंटेनियस निकालने की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेक करेंगे। और इस पर आधारित तो हम लोग कई सवाल भी किए थे, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताना शुरू किया स्ट्रेट लाइन मोशन विद, क्या था टॉपिक? आ जाओ। स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है आप बता दें? इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल, एक्सेलरेशन में बदलाव नहीं आए तो कहा जाता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। रुके रहो, यहां पर बैठ जाओ, जगह है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। आगे से क्या रखेंगे और चेयर टेबल लगवा देते हैं। अच्छा, अभी जस्ट मैं क्या बोला? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही डिस्कशन करते करते हम लोग बातचीत करते करते ही 2 फॉर्मूला सीख गए थे। कौन कौन से 2 इक्वेशंस थे? V = U + AT और
इसके साथ साथ s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद आ गया ना सबको सब कुछ? इसमें s क्या था जरा बताना? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट था, याद रखेंगे आप। ठीक, लास्ट में जाके कोई क्वेश्चन दिया था मैं आपको करने के लिए, वहीं से शुरुआत करने की बात हुई थी। कितने बच्चे आज पहली बार आए हैं? चलिए, संख्या है लेकिन कम है, तो हो सकता है आपको शुरुआत में कुछ समझ में ना आए, आप आपस में डिस्कशन करके कंप्लीट करेंगे और लेक्चर्स को देखेंगे आप ऑनलाइन। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको सवाल दिया था करने के लिए, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से चलना शुरू करता है जबकि उसका एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट रहता है, दिया था। सवाल में बताना क्या था? दो चीजों का रेशो। किन दो चीजों का रेशो? पहले सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट और दूसरे सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। बच्चों सबसे पहले तो इस बात को समझो, दूसरा सेकंड का मतलब 2 सेकंड नहीं होता है ना। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरा दिन का मतलब 3 दिन नहीं होता है कि नहीं? तो तीसरा दिन भी 24 घंटे का होगा, दूसरा दिन भी 24 घंटे का होगा, पहला दिन भी 24 घंटे का होगा। तो जरा सवाल को एकदम अच्छे से समझा जाए। t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक ये कहलाएगा फर्स्ट सेकेंड। मानते हैं इस बात को कि नहीं? तो इस फर्स्ट सेकंड के दौरान होने वाला डिस्प्लेसमेंट मैं लिख देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी बोलो, 0 था। इनिशियल वेलोसिटी 0, t का वैल्यू कितना लिखूं? 1 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन दिया था क्या? नहीं दिया था, ये मान लेते हैं चलो। और t का वैल्यू दोबारा से 1 सेकेंड का होल स्क्वायर। कुछ गलत लगे बताना, सही है? इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे फाइनली आएगा a डिवाइडेड बाई 2 केवल। सही किया हूं? यूनिट वगैरह छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आंसर यही आएगा। अब चलो मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट सेकंड के बारे में। नेक्स्ट सेकंड का मतलब होता है बच्चों t इक्वल्स टू 1 सेकंड से 2 सेकंड्स तक। इसी का दूसरा नाम है नेक्स्ट सेकंड। अगली सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये है नेक्स्ट सेकंड। तो इस नेक्स्ट सेकंड की शुरुआत कब हुई? 1 सेकंड पर। जब ये वाला टाइम इंटरवल खत्म हुआ ना, तब जाके ये वाला टाइम इंटरवल शुरू हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या कहा जाए? 0 कहना सही होगा क्या? यही तो सबसे बड़ी गलती। इनिशियल मतलब शुरुआती, है ना। और इस टाइम इंटरवल का शुरुआती टाइम ये है, और इस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। समझ सके मेरी बात? कितने बच्चे ये गलती किए थे? हाथ उठाओ जरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर लिखा जाना चाहिए 1 सेकंड के बाद का वेलोसिटी, क्योंकि वही है हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी। फिर टाइम इंटरवल कितना लिखूंगा मैं, बोलो? 1 सेकंड का ही तो टाइम इंटरवल है ना ये। s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t का मतलब टाइम इंटरवल होता है जितने समय तक के लिए पार्टिकल को देखते रहे। समझ गए? तो दोबारा से देखिए, आप 1 सेकंड के लिए ही तो देखे हैं पार्टिकल को, तो यहां पर दोबारा से 1 ही सेकंड होना चाहिए था। प्लस हाफ एक्सेलरेशन a वही है, और दोबारा से 1 सेकंड का ही होल स्क्वायर रहेगा। बस इनिशियल वेलोसिटी 0 मानना गलत है। 10 सेकंड में सही आंसर निकालो। 10 सेकंड में सही आंसर निकालो। तो 1 सेकंड के बाद का वेलोसिटी क्या लिखेंगे? u प्लस ए टी इस्तेमाल कर लो। 1 सेकंड के बाद का वेलोसिटी पता कर लो, जल्दी करो।
इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूले से 1 सेकंड के बाद की वेलोसिटी पता करना है। नहीं कर पाए होंगे। आज फॉर्म में नहीं हो लग रहा है। पिछले क्लास में बहुत एनर्जी थी आप में। चलिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूले के मुताबिक हमें मात्र ये पता करना है 1 सेकंड के बाद की वेलोसिटी कितनी है, यही पता करना है ना हमें। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी बोलो क्या मानेंगे? 0। एकदम शुरुआत से 1 सेकंड के बाद जानना चाहता हूं क्या वेलोसिटी हो गई है। तो 0 प्लस a इंटू 1 सेकेंड। कोई दिक्कत हो इसमें तो हाथ उठाओ। ठीक, तो b का वैल्यू आया कितना? a के बराबर। a को यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लिखा हुआ ये a है लेकिन है ये b, सॉरी u है ये इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखिए, 3a/2 आ रहा है कि नहीं? 3a डिवाइडेड बाई 2, जबकि पिछली बार आया था a/2, इस बार उसका 3 गुना आया है। देखा सबको क्लियरली? इस सवाल के सॉल्यूशन में किसी को कुछ भी पूछना हो हाथ उठाओ। मुझे बताने का मन कर रहा है यही चीज फिर से, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है लेकिन प्लीज पूछो मुझसे। अच्छा, इस तरीके के अलावा भी कई तरीका हो सकता है इसी सवाल को करने का। किसी के पास कोई दूसरा तरीका हो तो बताओ, हाथ उठाओ। किसी के पास कोई दूसरा हाथ उठाओ। ठीक है, बताएं। ठीक है, बैठ जाओ। ये कुछ तो एसएन करके बोल रहा है, उसका कुछ मतलब है, हम लोग सीखेंगे। आप बताएं। ये तो पहले निकाल लेंगे हम लोग पूरा। ठीक, बिल्कुल, ये भी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, ये भी हम लोग करके देखेंगे। बैठ जाओ। याद रखो, हमारा एम ये नहीं है कि किसी तरह करके आंसर तक पहुंच जाना है, इसकी हर बारीक से बारीक बात को समझना ही हमारा एम है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग इस बार क्या तरीका अपनाएंगे पहले सुन लो, और करना तुम्ही को है। ध्यान से सुनना। 0 से 1 सेकंड के लिए ये पूरा सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, 0 सेकंड से ही 2 सेकंड तक कितना टाइम इंटरवल हो गया बोलो? 2 सेकंड। अब ये नेक्स्ट सेकंड नहीं कह रहा है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं इस बार कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक के लिए पूरा सॉल्व करेंगे। तो केवल 1 दिन में होने वाला कोई चीज और कुल मिला के 2 दिन में होने वाला कोई चीज, उसमें से 1 दिन वाली बात को घटा देंगे। फायदा इससे क्या होगा, यहां 0 लिखना सही हो जाएगा और यहां 2 सेकंड भी लिखना पड़ेगा। सुनाई दे रहा है कुछ? फिर से सुनो, करना तुम्ही को है, जब बोलूंगा तब। 1 सेकंड के लिए तो सॉल्व कर दिए, अब अगली बार क्या करिए, 0 सेकंड से 2 सेकंड के लिए सॉल्व करिए। और 0 से 2 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकंड वाले को बोलोगे। और ये कितना था, सिंपल सा 0 था कि नहीं? तो यहां पर 0 लिखना सही हो जाएगा और यहां टाइम इंटरवल में क्या लिखना पड़ेगा? 2 सेकंड लिखना पड़ेगा हर जगह पर टाइम में। लेकिन जो ये निकल के आएगा आंसर, वो 0 से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, उसमें से a/2 को घटाना पड़ेगा। करिए सॉल्व, तुरंत करो। सिर्फ आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा। तभी रुकेगा जब आपके पास आंसर आ चुका होगा। 3a/2 निकाल पाए? बहुत बढ़िया।
टेबल पर रखिए सिर्फ एक नोटबुक, एक पेन बस। आ गया आंसर? अच्छा, कुल मिला के 0 से लेके 2 सेकंड में कुल मिला के कितना डिस्प्लेसमेंट आया है? 2a वाले जरा हाथ उठाएं। बस इतने ही लोग? अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? नहीं समझे बात में क्या बोल रहा हूं? निकाले क्यों नहीं? फर्स्ट टाइम ऐसे के आंसर नहीं आ रहा है क्या? अरे छोड़ो सभी बातों को, ऐसी कोई सी भी प्लस ऑपरेटिव पर लगा के आंसर निकालो। अंतिम आधा मिनट दे रहा हूं आपको आंसर तक पहुंचने के लिए, सभी करें। कर लिए? ठीक है, नया सवाल लिखो। पिछले सवाल को पूछने के लिए हाथ उठाओ। एक भी बच्चा पूछेगा मैं पूरी तरह से बताऊंगा। हाथ उठाइए। ठीक, बता रहा हूं, ध्यान दो। 1 मिनट की बात है, सभी सीखें। मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाने जा रहा हूं किस टाइम इंटरवल के लिए, बस ये ध्यान दो, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरुआत में तो वेलोसिटी 0 है ही। प्लस हाफ, अच्छा यहां t लिख भी तो क्या फर्क पड़ता है, 0 ही रहेगा ना ये। प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो यूनिट को अगर थोड़ी देर के लिए ना गिने, क्योंकि रेशो ही तो निकालना है, तो ये 4 बन जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2a आ जाएगा, यही तो लिखा है। ये टोटल कुल मिला के 2 सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट, ये केवल 1 सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। दोनों को घटाएंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ दूसरे सेकंड में मिलने वाला डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक दिन के बाद आपके पास 100 रुपए थे और 2 दिन के बाद 400 रुपए हो गए, तो सिर्फ दूसरे दिन कितना पैसा मिला आपको? आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। मैं ये बोल रहा हूं कि एक दिन में अगर आपको 100 रुपए मिले और 2 दिन में कुल मिला के 400 रुपए हो गए आपके पास, तो सिर्फ दूसरे दिन में पता चल जाएगा ना कितना मिला, घटा के पता चल जाएगा। वही काम किया गया यहाँ। तो 3a/2 आ जाएगा कि नहीं? तो 3a/2 और a/2 का रेशो लिए फाइनल आंसर बोलो। 1:3 वाले हाथ उठाएं जरा। ठीक है, नया सवाल लिखो। नया सवाल लिखिए। A particle is traveling with velocity 4 meter per second. A particle is traveling with velocity 4 meter per second for 3 seconds. For 3 seconds. For 3 seconds, and then travels with 6 meter per second, and then travels with 6 meter per second for next 2 seconds. For next 2 seconds. मैं क्या बोला? शुरुआत में 4 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है कि नहीं पार्टिकल? कितने सेकंड तक के लिए? 3 सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड से 3 सेकंड तक लगातार पार्टिकल चलते रहता है। फिर जाके अगले 2 सेकंड के लिए वो क्या वेलोसिटी अपनाता है? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर वगैरह बड़े आसानी से निकाल लेंगे आप, लेकिन हम लोगों का मेथड सीखना जरूरी है। देखिए सवाल का पहला हिस्सा। पहला हिस्सा है रिप्रेजेंट द मोशन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह के मोशन को दिखाएं। रिप्रेजेंट द मोशन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। रिप्रेजेंट द मोशन इन
velocity time graph represent the motion in velocity time graph. बुझिए, करिए ग्राफ बना के इस तरह के मोशन को दिखाएं। आप दोनों बाहर चले जाओ, आप दोनों बाहर चले जाओ, क्लास आगे नहीं चल रहा है। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज बाहर चले जाओ। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों प्लीज बाहर चले जाओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना है इस तरह के होने वाले मोशन को। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, आप करिए तो सही। करना सभी को है, बैठ लो। चलिए मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आप बोर्ड पर से उतारेंगे तो आपको नुकसान होगा, आप अपने आंसर को मिलाएंगे तो आपका फायदा होगा, भले ही गलत हो। हो गया? बोलो कितने कर लिया, हाथ उठाओ। चलिए बहुत बढ़िया, सभी इधर ध्यान दो। बहुत आसान सवाल है और ऐसा हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि किस तरह से वेलोसिटी को बदलते हुए ग्राफ में दिखाया जाता है। सबसे पहले ग्राफ में टाइम वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए, वेलोसिटी यहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। हम लोग क्या देखेंगे, सभी सीखना, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ग्राफ ही ग्राफ चलेगा फिर आगे। तो एक बार में सीख जाओ सभी, पूरी तरह से अटेंटिव रहो। एकदम शुरुआत में यानी t का वैल्यू 0 है, जब मेरे घड़ी में 0 बज रहा है, उस वक्त वेलोसिटी कितनी है? सवाल के मुताबिक 0 सेकंड से 3 सेकंड तक, 3 ही था ना, 0 सेकंड से 3 सेकंड तक लगातार पार्टिकल जा रहा है। कितने स्पीड से बोलो? 4 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर कहीं तो आया होगा 4, और इसी वेलोसिटी के साथ लगातार पार्टिकल चलते जा रहा है। कितने सेकंड्स तक? 3 सेकंड्स तक। ये टाइम है 3 सेकंड का, शुरुआत हुआ 0 सेकंड से। समझ सके इस बात को? न तो 4 में बढ़ोतरी हो रही है, न तो 4 में घटोतरी हो रही है। लगातार 4 का वेलोसिटी कांस्टेंट है 3 सेकंड तक। लेकिन 3 सेकंड के जस्ट बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है? 6 मीटर पर सेकंड। वो 3 सेकंड से लेके कितने सेकंड तक के लिए है? बोलो, अगले 2 सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद 2 सेकंड है ना, तो ये अंत में बना 5 सेकंड। और ये रहेगा वेलोसिटी जिसका की वैल्यू है यहां पर अंदाजे से 6 मीटर पर सेकंड। कितने सही कर पाए? ज्यादा कैसे सही कर दोगे भाई, इतने लोग तो किए ही नहीं थे। चलिए नेक्स्ट पार्ट है सवाल का, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। आसान है, सभी को करना है इसलिए दे रहा हूं। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, जल्दी करो। ऐसा नहीं किया ना, वेलोसिटी लगातार बढ़ नहीं रहा, ऐसा ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक करिए। हाँ पार्ट क्या बोले? सवाल का अगला पार्ट है फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट पता करें। बच्चों सिर्फ सवाल पर ध्यान दो और कहीं भी नहीं। क्लासरूम में लाइट है कि नहीं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन करो।
शुरुआती 3 सेकंड, यही है ना 3 सेकंड, शुरुआती 3 सेकंड तक लगातार प्रति सेकंड कितनी वेलोसिटी थी? 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है नहीं? तो बच्चों इधर ध्यान दे दो, 4 मीटर पर सेकंड का मतलब ये होता है कि एक एक सेकंड में 4-4 मीटर जा रहा है, यही मतलब ही होता है वेलोसिटी का। एक एक सेकंड में 4-4 मीटर अगर ट्रेवल करेगा तो 3 सेकंड में कुल मिला के कितना कर लेगा? 12 मीटर। इससे आसान क्या हो सकता है भाई? तो 12 मीटर तो शुरुआती 3 सेकंड में ही ट्रेवल कर लेगा पार्टिकल, और फिर अगले इस मात्र 2 सेकंड तक के लिए लगातार एक एक सेकंड में 6 मीटर ट्रेवल किया जा रहा था, है कि नहीं? तो 2 सेकंड मात्र में 6-6 मीटर एक एक सेकंड ट्रेवल करते हुए कितनी दूरी तय कर लेगा? 12 मीटर। तो ये भी 12 हो गया और ये भी 12, कुल मिला के आंसर बताएं 24 मीटर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो हाथ उठाओ। कितने बच्चों के पास आंसर है 24 मीटर? हाथ उठाओ जरा। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन हम लोग ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं? ताकि हम लोग इस बात को समझ सकें आसानी से। सभी इधर ध्यान दो, इस बात को हमें समझना है आसानी से कि अगर इस वेलोसिटी को गुना कर दिया जाता है इस टाइम से तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी बना हुआ लाइन है उसके नीचे का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए ध्यान से, ये एरिया आखिर क्या है? ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया ही तो है। रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट यहां पर क्या मतलब है उसका? टाइम इंटू वेलोसिटी। तो सीधी बात, ये एरिया ही तो डिस्प्लेसमेंट निकला शुरुआती 3 सेकंड का, और फिर अगले 3 सेकंड तक के लिए ये वाला एरिया देखेंगे। तो ये एरिया भी निकालोगे तो ये वाला एरिया भी डिस्प्लेसमेंट ही आएगा अगले 2 सेकंड तक का। तो इस सवाल से सीखे क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो बना हुआ कर्व होता है या बना हुआ जो भी लाइन होता है उसके नीचे का पूरा एरिया ये किसके बराबर होता है? बोलो। डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। लिखें इस बात को जरा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इसे समझा जा सकता है कि it can be observed that it can be observed that the area under the curve in velocity time graph, area under the curve in velocity time graph gives, क्या बोलो? डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और इस ग्राफ में आप साफ साफ दिखाइए कि ये भी 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर है। पिछला वाला ग्राफ बनाया हुआ है ना आपके पास फर्स्ट पार्ट में, उसमें साफ साफ दिखाइए ये दोनों अलग अलग एरियाज 12 मीटर हैं, और दोनों को ऐड करने से सीधा आंसर 24 मीटर आना ही था। ये तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोग सिर्फ इसीलिए किए ताकि इस बात को एकदम अच्छे से समझ सकें। हो गया? बात करते हैं उसके भी पिछले क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाले थे, जो पिछले क्लास में दिया था ना सवाल, जिसमें 1:3 आंसर आया था। उस क्वेश्चन के ऊपर में ऐसे स्टार बना दो, उस क्वेश्चन के ऊपर में ऐसे स्टार बना दो और नया सवाल लिखो, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर स्टार। समझे सवाल? जो क्वेश्चन दिया जिसका आंसर आया 1:3, उस वाले क्वेश्चन को ऐसे मार्क बना दो, उस पर कुछ भी अपना फोटो बना दो उस पर, और अंत में लिखिए फिर नया सवाल लिखिए कि ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर स्टार। मैं उस सवाल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपसे बनवाना चाहता हूं। बनाइए ग्राफ,
गलत होगा कोई बात नहीं, आप करिए तो सही, बना लिए। आपस में किसी तरह का कोई डिस्कशन मत करो बच्चों, मैं मना कर रहा हूं आपस में किसी भी तरह का कोई भी डिस्कशन करने से। सवाल यह दिया गया था कि पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू करता है और लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, याद है? यही था सवाल। इस बात को हम लोग कैसे दिखाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? तो देखिए, शुरुआती वेलोसिटी बताएं, 0 है कि नहीं? तो एकदम शुरुआत का टाइम पहले ढूंढो। एकदम शुरुआत का टाइम ये रहा। यहां पर वेलोसिटी क्या मैं दिखाऊंगा? ये दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, तो एकदम कम वेलोसिटी दिखाना। तो एकदम शुरुआत मतलब यहां से शुरू करना है। जब समय की शुरुआत हुई वेलोसिटी भी 0 था। इसी बात को ये अकेला एक पॉइंट अपने आप में दर्शा रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतता है वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो ध्यान देना, अगर 1 सेकंड बाद की बात करूंगा तो वेलोसिटी अब 0 नहीं रह गई, वेलोसिटी बढ़ चुकी है। और 1 सेकंड बीता वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है, और 1 सेकंड बीता वेलोसिटी और बढ़ चुकी है। इन सारी बातों को एक साथ कैसे दिखाया जाता है? तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके चला जाएगा। ये वेलोसिटी को बढ़ते हुए आपने दिखा दिया। समय के बीतने के साथ लगातार वेलोसिटी बढ़ रहा है। हो गया? चलिए बताइएगा जरा फिर। मैं इसमें से सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप बताएं, खड़े हो। सवाल यह है कि इस ग्राफ में एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन कहां छिपा हुआ है? सोचेंगे सभी, बताओ आप सिर्फ, थोड़ा जोर से बोलो। स्ट्रेट लाइन को देख करके मैं एक्सेलरेशन कैसे पता कर सकता हूं? यह सवाल है। क्लास में बताया हुआ है मेरा, चिल्ला चिल्ला के बताएं। वो इक्वेशन से करेंगे तो एकदम आंसर आएगा एक्सेलरेशन। मैं इक्वेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं ज्योमेट्री से, मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स है, उस ज्योमेट्री बॉक्स से मैं एक्सेलरेशन कैसे ढूंढ सकता हूं इस ग्राफ को देख के। बैठ जाएं। कितने बच्चे बता सकते हैं इस सवाल का जवाब? बहुत बढ़िया, सही जवाब मैं बता रहा हूं स्लोप से। सिर्फ इतनी सी बात है, हम लोग सिर्फ इस एंगल को ढूंढ लेंगे, ये एंगल कितना है और tan थीटा आंसर। बताया था मैं ये बात, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। और मैं ये भी बोला था कि किसी को ना समझ में आया हो पूछ लो, और शायद 2 बार बताया था मैं। क्लास को सभी घर पर जाके जरूर पढ़ा करें। क्या ये ग्राफ बना हुआ है, और आज के दिन हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ये सीखा है कि इस ग्राफ के, ध्यान दो सभी, इस लाइन के नीचे का एरिया क्या देता है? बोलो, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, पहले से सीखे हुए हैं इस एंगल का tan थीटा वो एक्सेलरेशन है, और इस लाइन के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, अब देखना, सवाल में यह कहा गया था, स्टार वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, स्टार वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, और उस क्वेश्चन से मैं आपको यह सिखाऊंगा कि ग्राफ का ताकत कितना होता है। सवाल में यह कहा गया था कि 1 सेकंड के दौरान जो भी डिस्प्लेसमेंट है, 1 सेकंड के दौरान होने वाला डिस्प्लेसमेंट, ये देखो मैं यहां पर शेड कर दे रहा हूं, ये टाइम बताएं कितना है? 1 सेकंड। अगर ये टाइम 1 सेकंड है तो इसका मतलब ये वाला एरिया ही तो 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। मानते हैं इस बात को? yes, फिर नेक्स्ट सेकंड की बात की गई थी सवाल में। नेक्स्ट सेकंड का मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड तक, है ना?
तो 1 सेकंड से 2 सेकंड का मतलब मान लेते हैं ये 2 सेकंड है, इसको मैं अलग तरह से शेड कर रहा हूं। ये देखिए आप, ये डॉटेड वाला जो मैं ये शेडिंग किया हूं, ये क्या आखिर दिखा रहा है? सिर्फ 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में होने वाला डिस्प्लेसमेंट, ये नेक्स्ट सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट है। मानते हैं इस बात को? और अगर चालाक हो तो ये समझ जाओगे, ये एरिया अगर ए है तो ये एरिया 3A है। बता लो इसको। इसी कारण से आंसर आया था 1:3 का। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल दिखाना चाहता हूं। बैठ जाओ। अगर इसको आप कागज में बना के इसको कैंची से काट देते हो ना यहां पर ऐसे, तो इसी कागज को निकाल के आप 3 बार चिपकाओगे यहां पर, तो जाके ये वाला एरिया बन जाएगा। तो इसी कारण से 1:3 का आंसर आया था। मैं फिर से बताऊंगा अभी, लेकिन एक बार कोशिश तो करो खुद से समझने का। देखो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। इस एरिया को अगर मैं नाम दे देता हूं ए का, इस एरिया को नाम दे देता हूं मैं ए का, ठीक? तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है? 1 सेकंड का। ठीक वैसे ही इस ऊपर वाले ट्रायंगल का भी तो बेस 1 ही सेकंड का है ना? अच्छा, ये जो कुछ भी एंगल बना हुआ है वही एंगल तो यहां पर भी बना हुआ है। ये नहीं समझ पाए? एक्सेलरेशन फिक्स है ना पूरे समय के लिए। इस कारण से कहीं पर भी एंगल देखिएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, समतल रेखा के साथ कहीं पर भी बनने वाला एंगल देखेंगे वो बराबर ही आएगा। इतना बहुत है साबित करने के लिए कि ये दोनों एक ही ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इनका एरिया सेम है, इनका हाइपोटेन्यूज सेम है, इनका हाइट सेम है, सब कुछ सेम है। सीधी बात, इसको कागज से बना करके इसको कैंची से काट दोगे और उसके बाद यहां पर रखोगे, एकदम पूरी तरह से घेर लेगा इसको। दोनों एक ही तरह के ट्रायंगल्स हैं। तो इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया ए ही होगा, यही मैं बोला। और उसके बाद इसको अगर ऐसे कट कर दिया जाए बनने वाले यहां पर रेक्टेंगल को, इसके लिए भी देखिए बेस वही है कि नहीं? यहां पर भी साबित हो जाएगा कि ये वाला एरिया भी ए है, ये वाला एरिया भी ए है, कुल मिला के बना 3 है। लेकिन ग्राफ से करने का उससे भी बड़ा फायदा ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछा होता कि ये है फर्स्ट सेकंड, ये है सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड से कंफ्यूज तो नहीं हुए? जैसे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वैसे ही मैं बोल रहा हूं पहला दिन, दूसरा दिन, और ये तीसरा सेकंड आ गया, ये थर्ड सेकंड है। अगर तीसरा वाले सेकंड के बारे में मैं बात करता और पूछता कि इसमें डिस्प्लेसमेंट का बताइए कितना आएगा, तो पहले वाले में ए है अगर, तो तीसरे वाले में फिर से जोड़ लो। बच्चों आपस में बात करिएगा, मैं आपको क्लास के बाहर भेज दूंगा, ठीक है? स्ट्रिक्टली बात नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। उससे मेरे अंदर में ये फीलिंग आती है कि आप लोग पढ़ने आए ही नहीं हैं, तो मैं क्यों अपना एनर्जी लगा रहा हूं? देखिए, ग्राफ से क्वेश्चन को करने के फायदे बता रहा हूं मैं, है ना? ये एरिया ए अगर आप ढूंढ लेते हैं या मान लेते हैं तो ये वाला एरिया ए 3A मिल जाए। और अगर इस बात को खुद से समझ लेते हो तो फिर अगला वाला एरिया देखो ए यहां पर, ए यहां पर, फिर नेक्स्ट वाला अगर सोचते तो 7A आता, उसके बाद 9A आता, और करते चले जाते आगे। तो कहने का मतलब अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो लगातार टाइम इंटरवल्स में किस किस रेशो में वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो 1:3
इज टू, बोलो 5 इज टू। इसको कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग आगे। समझ पाए? सवाल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मात्र आपसे यह पूछा जाएगा, एक पार्टिकल चलना शुरू करता है रेस्ट से, ठीक, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते रहता है। पहले सेकंड में ट्रेवल किया मान लो 15 मीटर, तो बताइए तीसरे सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? सारे बच्चे कर लेंगे इसको, लेकिन आप 10 सेकंड में कर पाओगे इसको। और अगर आप कोई एक क्वेश्चन को 10 सेकंड में किए तो वो एक क्वेश्चन तो आप सॉल्व किए ही, बाकी दूसरे कठिन क्वेश्चन के लिए समय भी बचा है। तो डबल फायदा है ही, है कि नहीं? यस सर। अगर पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 15 मीटर, तो तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर होगा। दिख रहा है कि नहीं सबको? यहां तक कि अगर कोई पूछता मुझसे 15वें सेकंड में बताओ, तो भी थोड़ा सा कॉपी कलम यूज करके हम लोग लेकिन जल्दी कर लेंगे। याद रहेगा? और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस चौक को अगर मैं छोड़ता हूं, है ना, तो ये रेस्ट से गिरना शुरू करेगा। पहले सेकंड इसका एक्सेलरेशन जी रहेगा, अभी आएगा वो क्लास में, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूं। अगर मैं इस पार्टिकल को छोड़ता हूं तो इसका एक्सेलरेशन जी रहेगा। ये भी तो ऐसा ही क्वेश्चन बना जिसमें कि शुरुआती वेलोसिटी 0 है और लगातार ये एक्सेलरेट हो रहा है नीचे की ओर। पहले सेकंड में जितना भी ट्रेवल करेगा उसका 3 गुना दूसरे सेकंड में, और उसका 5 गुना तीसरे सेकंड में, उसका 7 गुना, फिर 9 गुना, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। समझ रहे कि नहीं सभी? 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको दोबारा से समझ लीजिए और अपने शब्दों में लिख लीजिए, ताकि दोबारा से जब रिवीजन करो तो ये बात दिमाग से होके गुजरनी चाहिए। पहले सभी इसको लिखने पर फोकस करें। बोलो क्या बोल रही हो? ये एक स्पेशल केस है क्या? स्ट्रेट लाइन मोशन में इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 रहेगी तब के लिए मैं ये बात बताया, ठीक? बोलो निकल के आ रहा है ये 1:3:5 ऐसा रेशियो निकल के आ रहा है, तो ऑड नंबर्स में आ रहा है तो मानेंगे। नहीं, अगर पूछा गया होता कि कुल मिला के बताइए, पहले और दूसरे सेकंड में कुल मिला के बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पहले सेकंड में जितना भी होगा उसका 4 गुना शुरुआती 2 सेकंड में कुल मिला के होगा। वैसा पूछा जाएगा तो सोच लेंगे। चलिए भाई, कठिनाई को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ें, एक और नया रूल आ गया है अब, जो हम लोग फॉलो करेंगे। आप भी ध्यान देना। जरा सा 2 मिनट में एग्जाम्स के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक? सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे 1 साल के प्रिपरेशन के दौरान ये बातें सही रहेंगी। अगर मान लो किसी एक एग्जाम में, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे जेई एडवांस्ड हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे एम्स का एग्जाम हो, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर मान लो उसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं और आपको 100 सवाल नहीं आते हैं, आपको 80 क्वेश्चंस ही आते हैं उसमें से। ऐसा होता है अक्सर, किसी के लिए 80 के बजाय 85 हो जाएगा, किसी के लिए 75 हो जाएगा, किसी के लिए 40 हो जाएगा, कोई एक नंबर। मैं एक एग्जांपल मान रहा हूं। पहले अगर 100 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 80 सवाल आते थे, आप पढ़ के गए थे इतना, बावजूद इसके आप केवल 60 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, ठीक? ये वो नंबर है जितना क्वेश्चन आप कर सकते थे। तुम 80 को देखो मत, 80 तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है। मैं बस एक एग्जांपल लिया हूं। आपको कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे, उतने 100% आप कर नहीं पाते हो एग्जाम में, उससे भी कम कर पाते हो उसे। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो आपके रैंक को और आपके मार्क्स को डिसाइड करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
अब सुनिएगा ध्यान से, जब आप घर पर पढ़ाई कर रहे हो कभी भी, तो आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि आप आखिर किस वाले मार्क को पढ़ाना चाह रहे हैं। आप 80 वाले लेवल को पढ़ाना चाह रहे हैं, यानी आप ये चाह रहे हैं कि एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल आते रहे, या फिर आप ये चाहते हैं कि जितने सवाल मुझे आते हैं उसमें से 100% सही हो, यानी 60 वाले मार्क को बढ़ाना चाहते हैं क्या? और दोनों के लिए पढ़ाई का तरीका डिफरेंट रहेगा। बच्चे अक्सर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं इस बात पर, ठीक, और आपने पहली बार जब पढ़ा है तो आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं इस बात पर। कहने का मतलब ये आपकी कितनी जानकारी है इस पर डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी जानकारी है उसको सही सही आप दिए हुए समय के अंतराल में, यानी एग्जामिनेशन के टाइम इंटरवल में आप एक बार में सही कर पाते हैं कि नहीं। और दोनों का तरीका पूरी तरह से डिफरेंट रहेगा पढ़ाई करते समय। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो कोई एक क्वेश्चन है, हम लोग जो कर रहे हैं, एक क्वेश्चन तो स्टार वाला क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही चुका था, क्या जरूरत थी हमें ग्राफ से करने की? हम लोग दरअसल इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जानना चाह रहे हैं और अच्छे से चीजों को। और इस वक्त आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर एक एक क्वेश्चन में हम लोग क्या 5-5 मिनट देंगे क्या? आप इतना समय क्यों दे रहे हैं एक एक क्वेश्चन में? आप ये नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी तो हम लोग पहले नॉलेज ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक। और जब नॉलेज पूरी तरह से बन चुका होगा तो बात आएगी प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चंस की, एग्जाम देने की, एग्जामिनेशन के दौरान अपने फोकस को इंप्रूव करने की बात आएगी, फिर उससे ये वाला नंबर बढ़ेगा। और उस दिन मैं आपको ये बोलूंगा, जब पूरी पढ़ाई हो चुकी होगी, आपको जितना बताना था, जितना तुम्हारे दिमाग के अंदर ठूसना था मुझे, उतना ठूस दूंगा। उसके बाद फिर जब क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, मैं बोलूंगा 30 सेकंड में करो इस सवाल को, चाहे जैसे करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो छोड़ के आगे बढ़ो। जब इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो सवाल को छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि यहां तो आप पहली बार चीजों को सीख रहे हैं। फिर से समझो, सभी लोग समझे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना। एग्जामिनेशन की पढ़ाई करते समय आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, या फिर नॉलेज जितना बढ़ाना था बढ़ा करके अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं तो एक एक सवाल में आप 10-10 क्या 1-1 घंटा लगा सकते हैं, 10-10 मिनट क्या 1-1 घंटा लगा सकते हैं, अगर आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरी तरह से अलग कहानी रहेगी पढ़ाई की। आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। अब बच्चे परेशान इसमें होने लगते हैं कि सर 10 क्वेश्चन करने में 3 घंटा लग गया, कैसे होगा मेरा पढ़ाई? आपको जरा भी परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप पहली बार अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं एग्जाम में कि आप पहली बार में कम समय में 30-30 सेकंड में क्वेश्चन करने लगे, नहीं। और ऐसी हालत में अगर कोई एक सवाल नहीं कर पाते हो तो उसके पीछे लगे रहना है तुमको जब तक वो सॉल्व नहीं होता। जबकि अगर आप एग्जाम देने का प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो टाइम सेट करो 1 घंटा, क्वेश्चन सेलेक्ट करो 45 या 30, डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम है आपका। और अगर बीच में एक क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ के तुरंत आगे बढ़ो, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से बाकी सवाल ना कॉम्प्रोमाइज हो। समझ सके क्या मेरी बात को? तो पढ़ाई के तरीके में इस बात को उतारें आप। और जितने असाइनमेंट्स मिल रहे हैं आपको, नेक्स्ट असाइनमेंट कल मिलेगा, जितने असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं उसको पूरे सिंसियरिटी के साथ करें, ठीक। हमने अभी सीखा ग्राफ के बारे में, और जब कभी मैं बोल रहा था कि एक नया रूल आया है जो कि अब हम लोग फॉलो करेंगे पढ़ाई में। रूल ये है, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जरूर बनाएंगे, चाहे सवाल में पूछा जाए चाहे नहीं, चाहे मैं पूछूं चाहे ना पूछूं, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना ही बनाना है, क्योंकि उससे सवाल आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
तो आगे के सारे सवालों के लिए मैं बता दिया। लिखिए नया सवाल, कठिन रहेगा, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। A particle has initial velocity. A particle has initial velocity 8 meter per second. A particle has initial velocity 8 meter per second. And retardation of, नाम सुने हो रिटार्डेशन का, एक्सेलरेशन का ठीक उल्टा है ना। एक्सेलरेशन मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन मतलब -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ पाए? हाँ। एंड रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हूं बोलो? 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या दिया हूं बोलो? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला जाएगा इस बार। रिटार्डेशन है इस बार ना, गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं किए, ब्रेक लगा दिए। समझ सके? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 seconds. Find distance traveled in 8 seconds. 8 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी बताएं। Find distance traveled in 8 seconds. कोई जरा सा भी बात नहीं करेगा, सभी इंडिपेंडेंटली खुद से सॉल्व करें। जब मैं पूछूंगा तो आप जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्लासरूम में कर पाते हैं। जितने बच्चे कर लिए हों, मान लीजिए कि गलत है आपका, ताकि सच में अगर गलत हो तो आप उसको सही कर सकें। सॉल्व करके बैठे मत रहो, जबरदस्ती मानो कि तुमने गलत किया है, ताकि उसमें गलती ढूंढ के आप खुद से सही कर सकें। चलिए भाई, एक बार बताइएगा मुझे, कितने बच्चे अभी तक कोई भी आंसर निकाल चुके हैं? हाथ उठाओ जरा, कोई भी आंसर चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी में से कई बच्चे निकाले होंगे, या चलो बता दे रहा हूं, सही आंसर है 0 मीटर। कितने सही किए? हाथ उठाओ। पूरी तरह से गलत है ये। 0 मीटर के अलावा वाले हाथ उठाएं जरा। ठीक है, सबसे लास्ट में बोलो। 20 क्या? 20 मीटर। बैठ जाए। 20 मीटर वाले हाथ उठाना जरा एक बार। 2 लोगों का 20 मीटर आया। इसके अलावा 0 मीटर और 20 मीटर के अलावा वाले हाथ उठाएं। बोलो आंसर जरा। 32 मीटर। 32 मीटर वाले हाथ उठाएं जरा। अच्छा, कई बच्चों का आया है 32 मीटर। मैं सच में जानना चाहता हूं कितने बच्चे एक बार में सही कर पाते हैं। इन तीनों आंसर्स के अलावा वाले हाथ उठाएं जरा। बोलो आंसर। 48 मीटर। कितना आंसर? -1 मीटर। 48 मीटर। इसके अलावा बताइए। 1024। 128। 16 मीटर भी आ गया। 128 मीटर आ गया। 1024 मीटर आ गया। और कुछ आंसर हो बताओ। बोलो। 34। उसके अलावा बोलो।
64, अच्छा 64, 56, चलिए भाई इतना आप मान लिया। देखते हैं इन सभी में से कौन सा आंसर सही है। मैं एक बार हिंट देता हूं, आप दोबारा कोशिश करना। हिंट ये है बच्चों, मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा ही नहीं, यही हिंट है। जानते हो कठिन से कठिन सवाल की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वो आसान सवालों के बीच में छिपा रहता है। यही हुआ तुम्हारे साथ अभी। हिंट में दे रहा हूं आपको, मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट तो पूछा ही नहीं था, मैं आपसे डिस्टेंस पूछा हूं। दोबारा से मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। गिव योर बेस्ट। अगर आप किसी से भी डिस्कशन करके आंसर तक पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये आपने नहीं सॉल्व किया। चलिए एक बार मैं भी कोशिश करता हूं सॉल्व करने की। अब जरा ईमानदारी से बताना मुझे, कितने बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों आप देखना, सिलेक्शन का भी यही रेशियो रहता है। मैं बोला तो सबको था और 4-5 बच्चे खाली बनाए हैं ग्राफ। यही रेशियो रहता है सिलेक्शन का। और इस गलतफहमी में मत रहो कि यहां पर आने और जाने से और क्लास अटेंड करने से तुम्हारा कुछ नंबर आएगा। मैं बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट हूं, तुमको लगवा दूंगा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तुमको गलतफहमी दिलवा दूंगा मैं कि तुम पढ़ रहे हो और तुमको सब समझ में आ रहा, इसमें मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन नंबर तभी आएगा जब घर जाके ढंग से पढ़ेंगे, एक एक बात को जो बोला गया उसको फॉलो करेंगे। चलिए देखिए इधर, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। इधर इनिशियल वेलोसिटी बोला था 8 मीटर पर सेकंड, क्या? अब सभी इधर ध्यान दो, जो पूछूं वो बताओ। एक्सेलरेशन कितना लिखा जाना चाहिए? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैं पिछले क्लास में समझने का तरीका बताया था, ऐसे बोला था कुछ। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि प्रत्येक सेकंड में जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो है -2 मीटर पर सेकंड। यही बेस्ट तरीका है एक्सेलरेशन को समझने का, कि आप इसके यूनिट को मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना पढ़ो, आप इसको पढ़ो मीटर पर सेकंड। यानी कि एक एक सेकंड में इतने का बदलाव आ रहा है इस दिए हुए वेलोसिटी में। तो समझते हैं एकदम अच्छे से। माना कि यही वो पार्टिकल है, ये आगे जा रहा है शुरुआत में 8 मीटर पर सेकंड से, जब टाइम है 0 सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद यही पार्टिकल की वेलोसिटी समझाओ। 6 से समझ जाओगे? 1 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो जानी है कि नहीं वेलोसिटी? 6 मीटर पर सेकंड से ये जाने लगा और समय बीत के 1 सेकंड हो चुका है।
इसी तरह से एक और सेकंड के बाद वेलोसिटी बोलो 4, फिर होगा 2, फिर ये v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इसके लिए। ये 2 मीटर पर सेकंड था, ये 4 मीटर पर सेकंड था। समय लगातार बीतते जा रहा था और फाइनली कितने सेकंड के बाद जाके पार्टिकल रुक चुका होगा? 4 सेकंड। अच्छा 4 सेकंड हो गया, उसके बावजूद 4 सेकंड बीत जाने के बाद पार्टिकल रुक गया, उसके बावजूद एक्सेलरेशन -2 ही है। तो तुम बोलोगे कि सर 0 से कम क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, माइनस में होगा ना। मैं खुद वो पार्टिकल हूं, पहले मैं तेजी से जा रहा था, स्लो हो गया, 4 सेकंड में रुक गया। अब क्या करूं? माइनस में वेलोसिटी होने का क्या मतलब हुआ? पीछे जा रहा हूं इसके बाद, ऐसे समझ सके बात? तो 4 सेकंड में रेस्ट में आ चुका है, एक और सेकंड बीतेगा तो वेलोसिटी हो चुकी है -2 मीटर पर सेकंड, और वो वहां से लौटेगा फिर 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन पीछे की ओर। माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एरो बना दिया हूं, एरो का मतलब पीछे दिखा दिया हूं मैं, तो अब माइनस लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। उसके एक और सेकंड के बाद पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड, उसके एक और सेकंड के बाद पीछे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड, उसके एक और सेकंड के बाद पीछे के ही तरफ 8 मीटर पर सेकंड। समझ पाए? पार्टिकल सीधे गया, यूटर्न लेके वापस आ गया, ठीक इस चौक के पार्टिकल के जैसा। ये ऊपर गया और उसके बाद वापस नीचे आ गया। ऐसा ही कुछ मोशन शायद ऐसे करके हुआ हो, शायद ऐसे करके हुआ हो, या शायद यही चौक ही हो। सीधे ऊपर गया फिर वापस भी आया, ठीक वही चीज यहां पर हुआ है। समझ सके? तो क्या यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक ही हुआ? जब जब पार्टिकल सीधे जाके वापस आ जाएगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? एक आइडिया दे रहा हूं, आप क्या करो, चलो आप बताओ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को प्लस करेंगे, चेक करते हैं। किसी का यह कहना है कि हम लोग 4 सेकंड के लिए अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक, 4 सेकंड के लिए अलग से सॉल्व करने किसी का आइडिया है। लेकिन मैं ये पूछूं कि ऐसा 4 सेकंड ही क्यों लिया गया? 4 सेकंड में ही हम लोग डिस्टेंस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस 4 सेकंड के दौरान तो घुमा नहीं है ना पार्टिकल, वो तो एक दिशा में चलते चला गया 4 सेकंड तक के लिए। और इस 4 सेकंड के दौरान डिस्प्लेसमेंट देखो चाहे डिस्टेंस देखो सेम आएगा। मानते हैं इस बात को? अगर मान लो 2 ही सेकंड के बाद टर्न ले लेता तो मैं केवल 2 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट देखता। मैं 4 सेकंड के लिए इसलिए देख रहा हूं ताकि 4 सेकंड के दौरान कोई यू टर्न ना हो। तो पहले मैं 4 सेकंड के लिए पता करने की कोशिश करूंगा डिस्प्लेसमेंट कैसे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, और फिर से अगले बार फिर से 4 सेकंड के लिए ये यही वाला ऐसे करके टर्न लिया है, ये 0 से शुरू किया था, फिर से अगले 4 सेकंड के लिए फिर से सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे दोनों को कंबाइन करने से क्या होता है। अब आप सॉल्व मत करिए, मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप ध्यान से देखिए जरूर, साथ में करेंगे लेकिन नोटबुक में लिखते हुए। आपको ये सब बनाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए फॉर फर्स्ट 4 सेकंड्स, शुरुआती 4 सेकंड के लिए, फॉर फर्स्ट 4 सेकंड्स, पहले 4 सेकंड हेतु, सिर्फ शुरुआती 4 सेकंड के लिए मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या मानना चाहिए मुझे? एकदम शुरुआत का देख लो वेलोसिटी कितना, 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन बताएं, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम इंटरवल बोलो 4 सेकंड, जरा लगा दो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देखो कितना आता है। इन तीनों का इस्तेमाल करके जरा s का वैल्यू देखो कितना आता है, जल्दी करो।
कितना मीटर? 16 मीटर। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाने बोल रहा हूं, और क्या? कितना आया? 16 मीटर। निकाले सभी? कितना निकाले? हाथ उठाना जरा। ठीक, ये 16 मीटर हमारा आंसर नहीं है, ये तो हमने सिर्फ 4 सेकंड के दौरान होने वाला क्या निकाला? बोलो, डिस्प्लेसमेंट। तुम बोलोगे सर डिस्टेंस निकालना है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर क्यों लगवा रहे हैं आप? उसमें तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं ये बोलूंगा जवाब में कि 4 सेकंड के लिए दोनों सेम है कि नहीं? 4 सेकंड के लिए दोनों चलेगा। ये 16 मीटर। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं सेम वही फॉर्मूला, लेकिन अगले 4 सेकंड के लिए। लिखिए आप, फॉर नेक्स्ट 4 सेकंड, फॉर नेक्स्ट 4 सेकंड, फॉर नेक्स्ट 4 सेकंड्स, अंतिम के 4 सेकंड्स के लिए जरा बताओ साफ साफ, इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखूं? ये नहीं समझ पाओगे लगता है। 4 सेकंड, अंतिम वाले 4 सेकंड की बात कर रहा हूं, यानी 4 सेकंड से शुरू करके 8 सेकंड तक पार्टिकल को देखते रहना है इस बार। तो इस बार इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे? 0, क्योंकि 4 सेकंड पर की वेलोसिटी हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी है। लिखे? मुझसे तेजी से करो। एक्सेलरेशन वही पुराना रहेगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम इंटरवल बता पाओगे? 8 सेकंड ले लें? कितना? बोलो, 4 सेकंड्स। इसको आपस में कंबाइन करें और डिस्प्लेसमेंट जरा निकाले तो कितना आया? -16 आया होगा। निकाले है ना सभी? अच्छा, अब समझे, पूरे को कुल मिला के देख रहे हैं तो 0 आ रहा है। एक में +16 है, दूसरे में -16 है। और वो जो फॉर्मूला है ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बड़ा स्मार्ट फॉर्मूला है। सभी सुन नहीं रहे हैं ध्यान से? देख लो इधर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर अगर एक साथ 8 सेकंड के लिए लगा दोगे तो अंदर में क्या हुआ कुछ पता नहीं चलेगा, आपको फाइनल आंसर आएगा डायरेक्ट। और +16 -16 दोनों कंबाइन होके 0 बन के आंसर आ जाएगा आपके सामने। आया था आंसर? कोई 8 सेकंड के दौरान डायरेक्ट लगा देगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर तो आंसर 0 ही आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में एस बताता है हमें डिस्प्लेसमेंट। जबकि सही जवाब क्या है? अब तो बताओ। 16 मीटर जाना, 16 मीटर आना। डिस्प्लेसमेंट भले 0 है, लेकिन डिस्टेंस है बोलो 32 मीटर। ऐसे आप लिखेंगे साफ साफ, देखो ऐसे लिखना चाहिए आपको साफ साफ कि डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट में तुम बिल्कुल लिखो 16 - 16 बराबर 0। डिस्टेंस के लिए आप लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 16 मीटर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 मीटर। इसका मतलब होता है हम लोग डायरेक्शन चेक ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं। ये लिखा हुआ चाहिए मुझे सबके कॉपी में। और फाइनल आंसर बना 32 मीटर। कोई नहीं बताया था ये? अच्छा, ऐसे ही किए थे? ठीक, इस सवाल में क्या करना बाकी है अभी बोलो? ग्राफ बनाना। बनाइए ग्राफ। कोई बोलेगा नहीं ग्राफ बनाने के लिए, आपको खुद से बनाना चाहिए ग्राफ। कौन से ग्राफ की बात कर रहा हूं? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जल्दी करो। केवल 5 सेकंड में डिस्टेंस होगा, केवल 5 सेकंड में डिस्टेंस। उसमें समझिए खुद से एरिया निकाल करके कि क्यों आंसर 16 मीटर आ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया वगैरह देखो तुम।
एरिया से निकाले, बहुत बढ़िया। लेट से क्यों आती हो तुम रोज? आपको रास्ता पता है ना? आज लौटते समय रास्ता याद करें। क्लास का शुरुआती 5 मिनट में होगा नुकसान होगा। कर लिए हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश है ये मेरी। ये रहा वेलोसिटी, ये रहा टाइम। क्या एकदम शुरुआत में वेलोसिटी 0 है? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। और बताना जरा वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। देखो इधर जरा सभी, अगर बदल ही नहीं रहा होता वेलोसिटी तो हाथ ऐसे, मतलब ग्राफ ऐसे जाता। अगर वेलोसिटी बदला ही नहीं होता तो वेलोसिटी ऐसे मेंटेन रह जाता। अगर वेलोसिटी बढ़ा होता तो ग्राफ ऐसे जाता। ठीक? अगर वेलोसिटी घटेगा, जो कि ऐसा हुआ भी है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। इसको कहते हैं घटता हुआ ग्राफ। ऐसे जाना चाहिए। और कितने सेकंड में 0 हो जाएगा बताना तो? ये तो देखे ही हैं हम लोग, 4 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जा रही है। बावजूद इस बात के फिर नेगेटिव में जा रही है वेलोसिटी। समझे? और ये रहा कुल मिला के 8 सेकेंड। और तुम खुद सोचो, लेकिन ग्राफ से हमेशा आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे सवाल में पूछा जाए चाहे नहीं। ये एरिया बड़े आसानी से बताया जा सकता है हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से। एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां पर 16 मीटर क्यों लिख रहा हूं? एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है। कंफ्यूजन है कि नहीं है? देखिए ध्यान से समझिए बात को। एरिया दरअसल बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस को भी गिनोगे मीटर में, हाइट को भी गिनोगे मीटर में, तो आंसर बिल्कुल आएगा मीटर स्क्वायर। यहां पर बेस है सेकंड में और हाइट है मीटर पर सेकंड में, गुना करो मीटर आया। समझे बात? इस बार बेस को सेकंड में गिन रहे हैं ना, इस कारण से मीटर पर सेकंड गुने सेकंड आपस में मिलकर मीटर बन गया। तो ये भी 16 मीटर है। और जरा और ध्यान से देखो, इस बार हाइट नेगेटिव माना जाएगा। क्यों नेगेटिव? नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, तो हाइट को नेगेटिव माना जाएगा। और इसमें अगर कोई एरिया पूछे, आप जवाब देंगे माइनस में 16 मीटर, क्योंकि इसका बेस तो 4 सेकंड है, लेकिन हाइट इसका 8 नहीं -8 है। +8 का मतलब इधर, तो -8 का मतलब इधर, और इसी तरफ माइनस के तरफ लेंगे। आपस में दोनों को ऐड कर देंगे, बन जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट टोटल। लेकिन वो पूछा ही नहीं गया। हो गया? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड्स। इसी क्वेश्चन में फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड्स। केवल 7 सेकंड में होने वाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड जरा बताइए तो, इसी सवाल में। देखें कौन पहले बताता है। 24, 25, 26। किसी एक ही का सही है, लेकिन तीनों मान लो कि गलत है। जल्दी करिए, जल्दबाजी नहीं। बच्चों डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सभी चीजों पर आधारित आपको असाइनमेंट मिलने वाला है अगली क्लास, मतलब कल मिलने वाला। ठीक? इससे पहले कि आपको असाइनमेंट मिले, हर चीज एकदम दिमाग में अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए।
ताकि कम समय में आप क्वेश्चंस को कर सकें। इससे पहले आपको 3 अलग अलग असाइनमेंट्स मिल चुके हैं। आप अपने दोस्तों से बातचीत करके जिनको नहीं मिला है किसी कारण से वो जरूर ले लें और तीनों असाइनमेंट को कंप्लीट कर दो इससे पहले कि अगला असाइनमेंट मिले। समझ गए? क्लास लेट से शुरू हुई थी, इस वजह से लेट तक कंप्लीट किया मैं। अगले क्लास में मिलते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा। नीट के लिए अलग रखना होगा ना किसी में? वो थे मेरा रख दे। आईडी में कुछ नहीं भरना है, प्रणाम तो भर। है।